मुद्दा फिर गर्मा गया है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत के बयान से विवाद छिड़ा हुआ है। मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में कहा कि देश में आरक्षण की प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए और ये करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सिर्फ जानकार हो, नेता नहीं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब गुजरात में पटेल समुदाय की आरक्षण मांग की आग भड़क रही है। बिहार में चुनाव की तैयारी में लगे लालू प्रसाद के लिए तो ये बयान जैसा कि कोई वरदान है, क्योंकि उन्होंने तुरंत ललकार देते हुए कहा कि देखते हैं किसमें हिम्मत है कि आरक्षण खत्म कर दें। आरक्षण के इस विवाद का मुद्दा हम उठा रहे हैं आज आवाज अड्डा में इस मूल सवाल के साथ, क्या आरक्षण महज राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है और क्या इसकी समीक्षा करना जरूरी है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा, सीएसडीएस के फेलो हिलाल अहमद और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। स्वागत है आप सबका। तो इस मेगा पैनल में सबसे पहले हम शुरू करेंगे मित्तल साहब से। सुधांशु जी, ऐसे समय पर इस बयान का क्या मतलब है और क्या असली मंशा बीजेपी और आरएसएस की है कि किसी न किसी तरह आरक्षण खत्म किया जाए देश में? पहली बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आरक्षण के पक्षधर है, तो इसलिए ये कहना कि भाजपा की मंशा ये है कि आरक्षण खत्म हो जाए, ये सरासर गलत है। एक बात, पहली बात तो इसलिए मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया कि भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि आरक्षण मोहन भागवत के बयान से आप सहमत हैं या असहमत हैं? मैं अब दूसरी बात आती है। एक तो भाजपा का इसका क्या दृष्टिकोण है, अभी भाजपा को ये तय करना है, तो इसलिए जो मैं कहूंगा वो मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। भागवत जी ने क्या कहा उसके बारे में, इससे आप सहमत हैं या भागवत जी ने क्या कहा? सुनिए ना, भागवत जी ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पे एक मूल्यांकन होना चाहिए और उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है कि मंडल कमीशन लागू करने के पीछे अगर वीपी सिंह साहब की जो है नीयत ये होती कि भाई पिछड़े जातियों को हमें कुछ फायदा देना है तो बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि पिछड़े जातियों के साथ तो सब खड़े हुए हैं। नहीं तो आप सहमत हैं? लाल जी क्योंकि रैली कर रहे थे, कुल मिलाकर आप सहमत हैं? तो इसलिए आप मानते हैं कि इस समय समीक्षा की जानी चाहिए? नहीं, मैंने कहा व्यक्तिगत सिर्फ मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूं कि भागवत आप अपना व्यू और पार्टी का व्यू बताइए ना सर। आप मानते हैं कि पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है अभी तक कि आरक्षण जो है सही है। मंडल कमेटी का हमने स्वागत करा था, हम चाहते थे, और अभी तक उस व्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाजपा को इस पे व्यू लेना पड़ेगा। ओके, व्यू लेना पड़ेगा। मनोज झा दूसरी तरफ। मनोज झा, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ गया। ओके, मनोज झा, मेरा आपसे सवाल है कि लालू जी ने जो ट्वीट करके लिखा है, हम अपने स्क्रीन पे भी चला रहे हैं कि इस तरह का उन्होंने चैलेंज दिया है, लेकिन ये कोई भाषा होती है? किस अंदाज में उन्होंने बोला है, ये क्या गलत नहीं है? तमन्ना जी, थोड़ा कभी कभी ये तलखी जो आती है उसका एक ऐतिहासिक उत्पीड़न का इतिहास भी रहा है। मैं एक दो चूंकि मैं इस विषय पहले को लेकिन आप मानते हैं, लेकिन पहले ये भाषा का गलत उपयोग है, ऐसी भाषा नहीं की जानी चाहिए थी। नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि एक बहुत ही कुलीन शब्दावली में चादर ढक करके अगर आप पिछड़ों, दलितों, महादलितों के आरक्षण की पूरी प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें तो वो बहुत अच्छी शब्दावली है, लेकिन उसके विरोध में जो एक आक्रोश लोगों के बीच में आता है उसका अगर प्रकटीकरण हो रहा है तो आपको वो शब्द, देखिए आप अभी भाषा पे ना भाव पे जाइए। मैं संविधान सभा की बैठक का जिक्र करना चाहता हूं। आरक्षण के पहले अंबेडकर साहब ने कहा था कि आज हम राजनीतिक रूप से एक वोट एक वैल्यू पे आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से हम अभी भी असमान हैं। जब तक सामाजिक आर्थिक समानता का लक्ष्य नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं मनोज झा जी ये कह रहे हैं कि आप कमेटी बनाइए, उसमें नेता को ना रखें। क्या ये फैक्ट नहीं है कि आरक्षण एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है, इसलिए अलग अलग पार्टी को प्रेम है इससे? बीजेपी तक के कहने से डर रही है कि आरक्षण सिर्फ को रिव्यू करना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी अगर मन में मानते भी है तो कहने से डर रहे हैं।
मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी स्टेटिक पोजीशन है कि आरक्षण जो है रखने दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ रेजोल्यूशन है, हमने मंडल कमीशन की भी बात करी थी। मनोज झा अपनी बात पूरी करेंगे। जी मनोज झा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए आरक्षण राजनीतिक विषय नहीं है, हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है और इस प्रमाण की परीक्षा हम कई बार दे चुके हैं। हम सिर्फ ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि 52.6% लोग इस मुल्क में भूमिहीन हैं, तो ये भूमिहीन कौन है? क्या जाति के भूमि के स्वामित्व से संबंध है? और हम नव उदारवादी दौर में जो जी रहे हैं, अगर आप पिछड़ों का सबलीकरण चाहते हैं तो आपको निजी क्षेत्र में भी आरक्षण के द्वार खोलने होंगे। ये कुलीन सामंती सोच से कि आरक्षण के माध्यम से लोग बट रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप ये दर्पण पे चादर ढकने का काम करते हैं। इससे हकीकत नहीं छुपती। राजीव रंजन, आरक्षण का मुद्दा बिहार में ऐसे समय पर आया है, आप मान सकते हैं कि एक पूरी तरह से गिफ्ट आ गया है जेडीयू और आरजेडी के लिए। राजीव रंजन के पास आते हैं, लेकिन इसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी, जितिन प्रसाद का बयान मैं देख रही थी इस पूरे मुद्दे पर, और वो कह रहे हैं कि हाँ शायद इस पर फिर से सोचने की जरूरत है। आप लोग कहाँ खड़े, क्लियर कीजिए। देखिए, रिजर्वेशन की जहां तक बात है और हमारा कमिटमेंट है, हमने हमेशा हमने अपना कमिटमेंट दिखाया है बिल्स पास कर, एक्ट्स पास कर कि जो जहां हमें लगा है कि कोई वर्ग कमजोर रहा है उसको उभारने के लिए हमने रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, और वही हम सपोर्ट में रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे उन सेक्शंस के साथ जिनको अगर आगे बढ़ाना है और सबके साथ मिलाना है तो किसी जरिए का उन पे फोकस डालकर उनको आगे बढ़ाना है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जो ये मुद्दा उठा है वो मोहन भागवत जी ने जो उठाया है बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लगता है। नहीं, बट अब आपको अपॉर्चुनिस्टिक लग रहा है प्रियंका, लेकिन क्या आप एक रिव्यू कमेटी के पक्ष में है? आपको लगता है कि रीलुक होना चाहिए आरक्षण पर? नहीं, किस बात का रीलुक होना चाहिए? इस बात का रीलुक होना चाहिए कि आज भी ऐसे कुछ वर्ग हैं जिनको हमें फोकस करना जरूरी है, जिनको हमें गरीबी से उभारना जरूरी है, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है उनको मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है। हम किस चीज को रीलुक करें? हम इस चीज को रीलुक करें कि हम हमेशा अपीजमेंट की बात करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा है कि जब कोई चुनाव आता है ऐसे मुद्दे उठाते हैं, राम मंदिर का मुद्दा हो या रिजर्वेशन का मुद्दा हो, पर जब काम करने की बात आती है वो पीछे हट जाते हैं। तो यही दिखता है कि अपॉर्चुनिज्म की जब मैं बात करती हूँ वो अपॉर्चुनिज्म इन चीजों को लेकर है कि इनका क्या स्टैंड रहा है और क्या स्टैंड चलता आ रहा है। की ही ना जाए, क्योंकि राजीव रंजन जी आप तो ये मानेंगे कि सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरक्षण को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, खास तौर पर चुनाव के पहले। और इन चुनावों के पहले मोहन भागवत का ये कहना एक तरह से लालू जी और आपके गठबंधन के लिए एक वरदान है। आप लोग एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। देखिए, कम से कम चेहरे से नकाब उतर जाए तो जनता को समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी कि उसके हितों की रक्षा कौन करना चाहता है। आरक्षण राजनीतिक दल भले ही हथियार के तौर पर समझे, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अरेंजमेंट है और इसका सम्मान सभी राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन ये सुविधा की राजनीति है या घोर अवसरवादिता है कि चुनाव के समय एक साथ आप आरक्षण के समर्थक और जो आरक्षण पर पुनर्विचार की बात करने वाले दो वर्ग हैं उन दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी की जाति बताकर बैकवर्ड एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ रिजर्वेशन पर आरएसएस चीफ जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस तरह के बयान जारी करा करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में दोनों वर्गों का साधना चाहती है, उनको एक तरीके से राजनीतिक तौर पर आकर्षित करने की एक कोशिश है। लेकिन ये अनैतिक कोशिश है और मुझे लगता है इसमें ये होगा कि न खुदा मिला न विसाले सनम, और दोनों ही तरफ के लोगों की जो नाराजगी है वो उनको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। समाज की गैर बराबरी को खत्म करने के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया। लोगों के पर आरोप है कि आप अवसरवादी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने ओबीसी होने की बात कई बार कह चुके हैं, कास्ट सेंसस आप लोग उजागर नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पटेल आरक्षण चल रहा है, ये भी तो आरोप कई बार लगे हैं कि पटेल आरक्षण की जो मांग है वो बस एक कवर है, उसकी आड़ में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश चल रही है। तमन्ना जी, एक तो 3:1 है यहाँ पे, आरजेडी भी उनकी है, जेडीयू भी उनकी है और कांग्रेस भी उनकी है और मैं अकेला हूँ, तो मुझे 3 गुना समय देना पड़ेगा आपको। नहीं,
आप थोड़े समय में 3 गुना पावरफुल चीज कह दीजिए जी। एक चीज दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने आरक्षण की खिलाफत नहीं करी है। कृपा करके जो ये लोग सब कोशिश कर रहे हैं बयान का तोड़ मोड़ करने की, तो इनके चालें विफल होने वाली है। उन्होंने कहा है आरक्षण की पॉलिसी जिस तरह दिया जा रहा है उसके विषय में पूरे पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, इतना ही कहा है। तो इसलिए नहीं, लेकिन किस बात पर, ये तो प्रियंका चतुर्वेदी पूछ रहे, किस बात पर पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए? किसको दी जाए, कब तक दी जाए, कैसे दी जाए? तमन्ना जी, अगर आपको बोलना है तो आप भी बोलती रहिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूछ रही हूँ मैं आपको बताऊंगा। आप क्यों नहीं सोचेंगे, मैं पूरा बताऊंगा। इन्होंने तीनों ने जो पॉइंट उठाए हैं, मैं हर एक का जवाब देना चाहता हूं आपको। मेरी बात सुन ले जरा सा। पहली बात तो जहां तक ये है कि उन्होंने आरक्षण का विरोध करा, झूठ ना बोलिए कृपा करके, उन्होंने कोई आरक्षण का विरोध करा। उन्होंने कहा जिस तरह आरक्षण की नीति है उसके बारे में एक निष्पक्ष कमेटी बैठ के उस पर चिंतन करे, एक बात कही है। दूसरी बात है किन किन चीजों का है। आज तमाम वर्ग जो है वो आरक्षण मांग रहे हैं, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, इसको राजनीतिकरण होना चाहिए इसका, या इसमें कोई क्राइटेरिया के चलते हुए उनकी जायज मांग को पूरा करना चाहिए, उससे पुनर्विचार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी तक का जो लोगों को एक महसूस होता है वो ये होता है कि इस पे आरक्षण पे आज तक प्योर राजनीति हुई है, उसमें आपके मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है। अच्छा, एक चीज बताइए सुधांशु मित्तल, और फिर मैं हिलाल और शरद प्रधान के पास जा रही हूँ। आरक्षण आप लोगों के लिए इसलिए भी मुश्किल बनाता है क्योंकि जहां तक वोट्स की बात होती है, आरक्षण का मुद्दा जब आता है, पॉलिटिकल हथियार है, टूल है, और आपके वोट बड़े कटते हैं इसकी वजह से। ये भी एक दिक्कत है, मानेंगे आप? ये माफ करिएगा, ये जो है ये इतनी दकियानूसी सोच है, और इसी सोच के चलते ये सारी पार्टियों को जो हर्ष हुआ है वो आपके सामने। इस देश में अब जात पात की राजनीति नहीं चलने वाली, नहीं चलती हिलाल, जात पात नहीं चलती। देश की राजनीति जो है वो विकास की राजनीति है, सुशासन की राजनीति चलने वाली है। हिलाल अहमद शरद प्रधान को शामिल करते हैं जी। हिलाल अहमद, सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि जात की राजनीति नहीं चलती इस देश में। बिहार को हम देख रहे हैं, उसके पहले जिस तरह का एक समा बन रहा है उसको देख रहे हैं। ये मुद्दा है या नहीं? नहीं, देखिए यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, ये चर्चा जो मोहन भागवत जी के बयान पर हो रही है उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि आखिर उनके इस बयान, ये भाजपा का बयान नहीं है, हमें फर्क करना चाहिए। ये भाजपा की तरफ से बयान नहीं आया है, आरएसएस की तरफ से बयान आया है। तो क्योंकि आमतौर पर आरएसएस और भाजपा को हम एक मानकर चलते हैं, इसलिए इस पर इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भागवत जी के बयान पर इतनी ज्यादा जो गर्मा गर्मी हो रही है उसका कारण क्या है। कारण बहुत स्पष्ट है। ऐतिहासिक तौर पर अगर देखें तो संघ का, और खास तौर से अगर इसको 3 फेजों में बांटकर देखें तो संघ का नजरिया हमेशा से आरक्षण को लेकर अस्पष्ट रहा है। समर्थन रहा है हमेशा ये लोग समर्थन करते रहे हैं, लेकिन एक अस्पष्टता रही है, एक असहजता रही है। और इसी का कारण है कि 1950 से लेकर 1980 तक संघ ने कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया, ना तो आरक्षण के समर्थन में ना आरक्षण के विरोध में। लेकिन जब जातियों का राजनीतिकरण हुआ, जब जाति की राजनीति एकदम मुखर होकर आई, तब ये जरूरी हो गया था कि पोजीशन लेनी चाहिए। तो उस समय में बड़े असहज तौर पर 1980 से 1990 के दौर में संघ ने ये कहना शुरू किया कि आरक्षण जो है उसका हम वक्ती तौर पर समर्थन करते हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था वक्ती तौर पर है। और उसमें बार बार ये बात कही जा रही है कि ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, अपर कास्ट के अंदर भी गरीब लोग मौजूद हैं। उन 2000 से लेकर पिछले जो है 20 सालों में संघ का रवैया बिल्कुल अलग तरीके का रहा है। और इसको बिल्कुल जिसे कहा जाता है कि हिंदुत्व की परिभाषा से आरक्षण को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए बार बार ये बात आती है कि ईसाइयों को नहीं, जो ईसाइयों में पिछड़ी जातियां हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों में जो दलित है उनको नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए ये सवाल जो है वो संक्षेप में रखना पड़ेगा हिलाल, क्योंकि समय की देखिए जाति की राजनीति भारत में आना पड़ेगा। शरद प्रधान, जो मूल सवाल मैंने हिलाल से पूछा कि चुनाव के पहले ये कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। देखिए ये जहां तक सवाल है इसका, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक पार्टीज आरक्षण को सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। इसीलिए ये रीलुक में इनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हिम्मत नहीं है इनको सच बात कहने की, ना सुनने की। देखिए सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उन्हीं वर्ग के, मुझे आरक्षण से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आरक्षण के जिन वर्गों को आरक्षण मिलता है उन्हीं में एक तबका है जो ये प्रिविलेज उठाया जा रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
एक जनरेशन जब एक अच्छी हैसियत में पहुंच जाए, फॉर इंस्टेंस अगर IAS ऑफिसर बन गया, अब वो उसके उसके परिवार का जो शख्स बैठता है कॉम्पिटिशन में, तो उसका कॉम्पिटिशन उससे होता है जो साइकिल बना रहा है सड़क पे, जो जूते सिल रहा है, उसके लड़के का कंपटीशन उससे होता है कि जो एयर कंडीशन गाड़ी में जाता है और एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ता है। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो बेनिफिशियरीज हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, उसी तबके के जो फिर अगर शरद प्रधान जो आप कह रहे हैं, अगर फिर इकोनॉमिक स्ट्रैटा को अपनाया जाए, यानी किसकी क्या इनकम है उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो उसी 50% में और भी लोग आ जाएंगे, तब ये कैसे काम करेगा? लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं, कास्ट के लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ, मतलब आप मोहन जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्दी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। जाएगा मैं आरक्षण का मुद्दा फिर गर्मा गया है और इस पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। आरजेडी के मनोज झा भी हमारे साथ अब शामिल हुए हैं। मनोज झा, आपने सबकी राय सुनी और कई लोगों की राय ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आरक्षण आज लागू हुआ है देश में, उसकी समीक्षा करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है जिनको इसकी जरूरत नहीं है, और इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया जोड़ने में क्या हानि है? दो चीजें मैं कहूं, मैंने सबकी राय सुनी, लेकिन मेरा पूरा पुख्ता यकीन है कि हमारे तमाम पैनलिस्ट में से अधिकांश संविधान सभा की बहस और संविधान के निर्माण की प्रक्रियाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज, आर्थिक पक्ष के जब आप इंक्लूजन की बात करते हैं तो आप कंफ्यूज करते हैं। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। गरीबी, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। एक खास समाज में जहां धरातल और समान है, वहां लोगों को बराबरी पे लाने के लिए, क्योंकि गैर बराबरी होगी तो आपका राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे। लेकिन क्या इसका कोई एंड डेट होना चाहिए मनोज झा? क्या उसका कोई समय सीमा होनी चाहिए? आप हमको बता दीजिए, जिस दिन समता मूलक समाज बन जाएगा, संसाधन पे लोगों का कब्जा बराबर का होगा, सत्ता में बराबर की भागीदारी होगी, लोग कभी नहीं बनने देंगे, अपने आप खत्म हो जाए। ओके, राजनेता कभी नहीं बनने देंगे। ओके, तो सुधांशु मित्तल, राजनेता के बावजूद, राजनेता की इच्छा के बावजूद ये होगा, इसकी मैं गारंटी पॉलिटिक्स की वजह से कभी नहीं बनने देंगे। एग्जैक्टली। और सुधांशु मित्तल जी, यहाँ पर जो जी सुधांशु मित्तल जी, अगर आपको आवाज आ रही है, जो यहाँ पर थोड़ी जो डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है बीजेपी की, कि आप लोग कहीं ना कहीं ये एक डिबेट पुश कर रहे हैं, जो एक वैलिड डिबेट है मेरे हिसाब से, कि क्या आरक्षण को रीलुक करना चाहिए, लेकिन ये बोलने से कतरा रहे हैं। मन्ना जी, मुझे लगता है ये इल्जाम जो लगाया जा रहा है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। यहाँ पर मोहन भागवत जी ने क्या कहा वो आपने सुना जी। प्रश्न उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसका मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि इसमें विषमताएं आ गई, त्रुटियां आ गई हैं। अब आप एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर को आपको हटाना पड़ेगा। ये मूल्यांकन हुआ या नहीं हुआ? 10 निर्णय इसमें आ चुके हैं कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। ये मूल्यांकन दोबारा हुआ या नहीं हुआ? इसमें जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए चीजें करी जाती हैं। अगर वो कोई जना इसका सुझाव दे रहा है तो हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स में आ गए हैं। हम लोग कहना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं। क्या क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और जो लोग इस पे राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, कृपा करके मैं सिर्फ एक आपको बता देना चाहता हूँ, आप कम से कम चुनाव जो हुए हैं उनसे कुछ उदाहरण ले लीजिए। जी, प्रियंका बोलेगी, फिर राजीव रंजन जी। प्रियंका, यहाँ पर सुधांशु मित्तल का आरोप है कि आप लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकते हैं आरक्षण में, और आज इस पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीतिक रोटी कौन सेकता है और कौन सेकता है पूरे समाज का विभाग करने में, वो सब परिचित हैं। और सारी देश ने देखा है, सारी देश ने हर बार नकारा है। आप डेवलपमेंट की राजनीति की बात करते आए थे और वोट आपको उस कारण मिले थे, और उसके बाद हम इस तरीके की राजनीति देख रहे हैं। मैं मोहन भागवत जो बोल रहे हैं,
मैं बस एक मानसिकता का आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट हमने लाए थे, जहां पे हमने कहा था मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी, इसको खत्म करना जरूरी है, उसी समय पे प्रधानमंत्री, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजर्स को एक्ट ऑफ गॉड कहा था, भगवान की सेवा में काम करते हैं। तो ये समझना जरूरी है, जब आपकी मानसिकता इस तरीके की हो कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजर्स को जवाब देने दीजिए। ये शर्मनाक बात है। नहीं, उनको जवाब देने दीजिए। सुधांशु मित्तल को जवाब देने दीजिए, क्योंकि आपने स्पेसिफिक पॉइंट उठाया। हैरान हूं कि प्रियंका जी एक नेशनल चैनल पे आके कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन होने के बाद झूठ बोल सकती हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सबके सामने, यहाँ पे मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। ये कब कहा था? आपको ये भी तक पता है कि आपने कौन से साल में एक्ट लेके आई थी? यहाँ पे कुछ भी झूठ बोल के आप सोचे कि तर्क जीत जाएंगे। आप नकार रहे हैं। ये सही है क्या? आप नकार रहे हैं। मतलब नहीं, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ सुधांशु जी, और मैं आपको बता भी दूंगी कौन सी किताब आपको पढ़नी अभी नहीं। आपको बयान देने से पहले, प्रधानमंत्री की लिखित किताब है। मैं आपका चैलेंज ओके, चलिए इस चैलेंज को एक साइड में रखते हैं, इस चैलेंज को एक साइड में रखते हैं। लेकिन राजीव रंजन आपके पास में आना चाहती हूँ जी, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में चुनाव होने वाले हैं और काफी बातें यहाँ पर जात पर भी हो रही है, डेवलपमेंट पर भी हो रही है। आपको लगता है अब समय आ गया है कि आरक्षण का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम उसकी समीक्षा की जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये टाइमिंग देखिए। तमन्ना जी, सबसे बड़ा सवाल है कि पक्ष और विपक्ष के दो बयान हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी की जाति बताने का काम ठीक बिहार के चुनाव के आसपास होता है, और इससे ये कहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये नहीं लगे, सवर्णों को ये नहीं लगे कि पिछड़ों की हिमायत करने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री की जाति बताकर, तो उनको खुश करने के लिए आरक्षण पर एक नए सिरे से पुनर्विचार करने की बात कह करके ये एक रणनीति है, और ये अवसरवादी राजनीति का इससे बेहतर नमूना नहीं हो सकता है कि जब बिहार के चुनाव सामने हो तो दोनों ही तरह के मतदाताओं को ये कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश। पॉइंट पहले भी रखा सुधांशु मित्तल, इसका आप जवाब दीजिए। क्या आप एक ही साथ दो तबकों से बात करने की कोशिश करें? सुधांशु जी, अगर मैं किताब का नाम दे दूं, आप मुझसे माफी मांगेंगे नेशनल चैनल पे? मेरी दास्तान को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, ये भी कमाल है। रंजन जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि अभी इस चुनाव के समय हमने अपनी जाति बचाई है। अरे आपने तो यही इल्जाम जो था, मुझे जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी आपने लगाया था, उससे पहले भी आप नहीं, लोकसभा में आपने अति पिछड़ी जाति बताई और अभी पिछड़ी जाति का नेता बताया। आप हर चुनाव में जाति का ही कार्ड खेलते हैं। अच्छा, कास्ट सेंसस क्यों? मैं अपनी बात करूंगा, जाति का कार्ड आपने जिंदगी भर खेला है। हमें जाति का कार्ड खेलेंगे, हमें सुशासन का कार्ड खेलने की आदत है। ओके, चलिए, हमारे लिए सुशासन महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए ओके, सुधांशु जी और राजीव रंजन जी, मेरा समय समाप्त हुआ है। सुधांशु जी और राजीव रंजन जी, आपसे मैं विनती करूंगी कि मेरा समय समाप्त हुआ है। आप लोग यहाँ पर पूरे बहस को भी समाप्त कर दीजिए, समय समाप्त हो गया है। प्रियंका जी किताब का नाम उन्होंने ढूंढ लिया है, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। ओके, आपका पॉइंट हो गया है। सुधांशु जी और राजीव रंजन ने भी अपने पॉइंट रखे हैं। यहाँ पर मुझे खत्म करना पड़ेगा, जिस समय कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। बस ये कहकर कब आया और कब ये किताब ओके, यहाँ पर मैं सबका ऑडियो डाउन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे रैप करना पड़ेगा कार्यक्रम को। और मैं आपसे बस अंत में ये कहना चाहती हूँ कि जाति का राजनीतिकरण चलता है, चलते आ रहा है, और शायद इसकी समीक्षा आरक्षण की तभी हो सकती है जब इसमें से राजनीति पूरी तरह से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।